अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना विजुअल स्टूडियो का कोड ओपन कर लें और आपने सबसे पहले ये करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ से पब्लिश की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, देन आप विंडो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्राउज करके वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप की पब्लिश फाइल्स स्टोर होंगी। तो मैं यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। ओके, मैंने डी ड्राइव में अपना एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी डिप्लॉयमेंट के लिए। इस विंडो को आप क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से शो ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फर्स्ट ऑप्शन को देखना है कि आपकी रिलीज़ पे होनी चाहिए। देन आपने देखना है कि आपका जो फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर्ली सेट है कि नहीं। तो हम हमारी जो एप्लीकेशन है वो .NET 8 पे हमने बनाई थी, तो यहाँ पे आपने .NET 8 सेलेक्ट करना है। हम इस केस में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक फ्रेमवर्क डिपेंडेंट, उसमें ये होता है कि इस एप्लीकेशन को जिस मशीन पे डिप्लॉय करेंगे उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा वो ये एप्लीकेशन उस पर डिपेंडेंट करेगी। और दूसरा होता है सेल्फ कंटेन में ये होता है कि ये जो फाइल्स नेसेसरी होती हैं फ्रेमवर्क के लिए वो आपकी डिप्लॉयमेंट में ही में सब ऐड हो जाती हैं। तो आप सिस्टम की फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट नहीं होते। आपका अपना जो जो भी फाइल रिक्वायर्ड होती है फ्रेमवर्क के लिए वो सारी इसी की पब्लिश फोल्डर में वो चली जाती हैं। लेकिन उसमें उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपकी डिप्लॉयमेंट का साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो हम इस केस में फ्रेमवर्क डिपेंडेंट के ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं। पोर्टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं या आपकी मशीन की जो भी टाइप है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी मशीन की जो टाइप है वो WinX64 है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप ऑप्शंस को सेव कर सकते हैं। देन आपने क्या क्लिक करना है कि आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश कर देगा और जिस जो आपने लोकेशन सेट की है यहाँ पे उस लोकेशन में सारी पब्लिश फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है वेब का उसको पब्लिश कर सकते हैं और उसके अंदर आपकी अब जो भी सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तब हम ये फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास जो सारी फाइल्स थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं इसको नेम से कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे वो जो भी फोल्डर रिक्वायर्ड हैं, जो भी DLLs और सारी फाइल्स उसको रिक्वायर्ड है उसने यहाँ पे सारी पेस्ट कर दी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये होता है कि आपने अपने सिस्टम पे चेक करना होता है कि आपके सिस्टम पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर जो है वो इंस्टॉल है कि नहीं। अभी मेरे पास ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है और यहाँ पे इस तरह से, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम एंड फीचर को। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है टर्न विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ। तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे और इसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगी IIS की, ये वाली। तो आपके केस में ये अनचेक होगी तो आप इसको चेक करेंगे और देन इसके अंदर भी आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ये ऑप्शंस ये वाली ऑप्शन टिक होनी चाहिए। और देन यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस चेक होनी चाहिए। यहाँ पे आप ये डिफरेंट फ्रेमवर्क अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये चीज़ें, नहीं तो आप जो यहाँ पे मेरे पास जो सेटिंग है इनके साथ आप ये सेटिंग सेलेक्ट करके ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जब ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आप जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इसको चाहिए वो इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम पे। तो ये इस तरह से आपके पास फिर IIS
जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने साइट्स में जाके राइट क्लिक करके ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी आप वेबसाइट को कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मेरे पास पहले टू डू ऐप की एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की हुई है, तो मैं इसको टू डू ऐप वन कर देता हूँ। यहाँ से आपने वो फिज़िकल पाथ सेलेक्ट करना है, वो फिज़िकल फोल्डर जहाँ पे आपके जो भी डिप्लॉयमेंट मतलब आपकी जो फाइल होंगी जो आप इस वेबसाइट की, वो इस फोल्डर में पड़ी होंगी, वो आपने फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपने पास वही फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने अभी अपनी सारी फाइल्स डिप्लॉय की थी। तो वो ये वाला मेरा फ़ोल्डर है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक आपके पास ये स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट पे आपने ये चीज़ें इसी तरह छोड़ देनी है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अभी मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो क्योंकि मेरी पोर्ट 80 जो है वो ये दूसरी वेबसाइट यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे मैं इसको या तो पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। मैं पोर्ट को 80 कर देता हूँ, 81 कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास ये एक नई वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास कुछ इश्यूज़ आए, मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे स्टार्ट में जब मैं इसको फर्स्ट टाइम पे रन कर रहा था। तो आपने क्या करना है कि आपने .NET होस्टिंग को डाउनलोड करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो बेसिकली इसकी वजह से कुछ ये आपको अपने सिस्टम पे चाहिए होता है जहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से मेरे पास कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ा उसके बाद। तो बेसिकली ये लिंक है जहाँ से आप इजीली आप होस्टिंग को .NET कोर की होस्टिंग बंडल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पास ये लिंक्स अवेलेबल आ जाएंगे और इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ASP.NET Core 8 रन टाइम आपने डाउनलोड कर लिया और आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको रन टाइम का होस्टिंग का कोई भी इशू आ रहा होगा तो आपके पास ये इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसकी वजह से आपके पास कोई होस्टिंग से रिलेटेड इशू आ सकता है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने IIS में आ जाना है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट होगी, वो पोर्ट 80 पे रन कर रही होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने उस वेबसाइट को राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है ताकि आप पोर्ट 80 को यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो पोर्ट 80 की जगह आप कोई और पोर्ट यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने 81 यूज़ किए पोर्ट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने एक और चीज़ जो मुझे इशू आ रहा था वो ये था कि जो मेरी वेब कॉन्फ़िग थी जो मेरे प्रोजेक्ट में, तो उसमें हम जो ऐप सेटिंग यूज़ कर रहे थे, ऐप सेटिंग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, वो बेसिकली विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट हो रही थी। लेकिन उसकी वजह से मेरे जो IIS के थ्रू मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे SQL ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना था। तो उसके लिए मुझे SQL का एक यूज़र क्रिएट करना था और उसके बाद उस यूज़र की क्रेडेंशियल को यूज़ करके डेटाबेस का इंटरेक्ट करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं अपने डिप्लॉयमेंट की फोल्डर में चला गया। तो जब आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं मॉडिफाइड डेट के साथ, तो आपके पास टॉप पे वेब कॉन्फ़िग आ जाएगी। तो वेब कॉन्फ़िग में मुझे एक चीज़ चेंज करनी थी जो मैंने यहाँ पे की है। तो यहाँ पे आपका ये इन प्रोसेस होता है, आप इसको इन प्रोसेस भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको आउट ऑफ प्रोसेस भी यहाँ पे उसकी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन ऐप सेटिंग की फ़ाइल के अंदर मैंने अपनी ऐप सेटिंग को अपडेट किया था। मेरे पास सर्वर तो वही रहेगा, डेटाबेस भी जो है मेरे पास वही रहेगा। तो मैंने क्या किया कि यूज़र की आईडी मेंशन किया और जो पासवर्ड मैंने इसका रखा था उस पासवर्ड के थ्रू अपने मैं डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा हूँ और देन जो अदर पैरामीटर थे वो मेरे पास वही थे। तो यूज़र आपने कैसे क्रिएट करना है, यूज़र आपने SQL सर्वर में चले जाना है और यहाँ पे आपने सिक्योरिटी के सिक्योरिटी को एक्सपेंड कर लेना है और यहाँ पे आपके पास ये वाला यूज़र पहले से क्रिएट होगा। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके
तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो भी आपने नया पासवर्ड रखना है आप यहाँ पे एक बार इंटर करेंगे और दोबारा उसको कंफर्म पासवर्ड में इंटर करेंगे। तो यहाँ से आप, ताकि आप, अगर आप इसको, ये वाला पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने रोल्स में जाना है और इस यूज़र को ये दोनों रोल देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का और पब्लिक का। देन आप यूज़र मैपिंग में जाएंगे तो आपने उसको वो तमाम डेटाबेस की एक्सेस देनी है जो ये एक्सेस करना कर रहा होगा, और यहाँ से आप इसको पब्लिक और ओनर बना सकते हैं। और देन आपने स्टेटस में जाके, तो आपके पास ये तो ग्रांटेड होगा स्टेटस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ग्रांटेड होगी, लेकिन यहाँ पे ये लॉगिन जो होगा वो डिसेबल होगा, तो आप इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ओके, क्योंकि अभी मेरा ये यहाँ पे ये वाला जो यूज़र है वो कनेक्टेड है, तो इसलिए ये इशू दे रहा है। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए आप अपने सर्वर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रीस्टार्ट के ऑप्शन को पे क्लिक कर, तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, वहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है। तो देन आपके पास एक विंडो आएगी, ये वाली विंडो। तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है, तो ये आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप इसको फिर डिसकनेक्ट कर सकते हैं और आप दोबारा से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से आपने, और मैंने मल्टीपल यूज़र क्रिएट किए थे, एक SAA के साथ क्रिएट किया था, एक SA के साथ क्रिएट किया था, तो SA वाले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ से आप, मे बी आपके पास ये मैंडेटरी ऑप्शन सेलेक्टेड हो, तो आपने इसको ऑप्शनल कर देना है और उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो अब आप मतलब एज ऐसे यूज़र आप कनेक्ट हो चुके हैं अपने सर्वर से और आप डेटाबेस का इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से आप यूज़र क्रिएट करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब देखते हैं वो क्या है। देन आपने यहाँ पे आके अपनी, जब आप कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह चेंज करेंगे तो आपने यहाँ पे आके इस वेबसाइट को स्टॉप करना है और दोबारा से स्टार्ट करना है, ताकि वो नई चेंजेस हैं वो आपकी वेबसाइट में आ जाए। उसके बाद आप इसको यहाँ से क्लिक करके ब्राउज़ कर सकते हैं ब्राउज़र में, नहीं तो आप दोबारा डायरेक्टली यहाँ पे अपने ब्राउज़र में वाला URL टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली लोकल होस्ट, और देन आपके पास पोर्ट जो थी उस पे अंदर जिस पोर्ट पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप 80 पे रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको पोर्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है वो 80 यूज़ हो रही होती है। तो क्योंकि मेरी जो दूसरी ऐप है, ये वाली ऐप है, वो 80 पे रन हो रही है, तो अभी वो ये वाली ऐप को रन करता हूँ। मैं आपको इसकी बाइंडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसकी एडिट बाइंडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे एडिट करके, तो ये वाली जो है एप्लीकेशन है वो 80 पे रन हो रही है। ओके, और जो मैंने नई एप्लीकेशन अभी डिप्लॉय की है वो 81 पे रन हो रही है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आगे अपनी ऐप को रन करके और उसको आपकी सारी फंक्शनलिटी आप दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो ऐप है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं। तो देखें हमारी जो ऐप है वो प्रॉपर्ली एंड टू एंड काम कर रही है। तो इस तरह से आप अपनी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने ही सिस्टम पे सर्वर क्रिएट करके उसके अंदर IaaS के अंदर डिप्लॉय किया। तो यही प्रोसीजर होता है अगर आपने किसी भी सर्वर पे, जो आपका AWS पे सर्वर है वहाँ पे डिप्लॉय करना है, उसके अंदर अगर IaaS के अंदर डिप्लॉय करना है तो आपको मोस्टली यही स्टेप फॉलो करने होते हैं और आपने वहाँ पे भी इसी तरह ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने देखा कि हमने अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं IaaS के अंदर। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का यहाँ पे एंड हम करते हैं। तो इसमें हमने एंड टू एंड देखा है कि आप एक टू डू ऐप कैसे बना सकते हैं, डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ करंट की फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट की थी। देन हमने अपनी यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव किया था और लास्ट में हमने जाके अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया। तो ये सारा कोड मैंने अपनी गिटहब रेपो पे पुश कर दिया है। आप वहाँ से भी क्लोन करके और उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी आप वहाँ से उस कोड के थ्रू देख सकते हैं कि मैंने कौन सा स्टेप कैसे किया है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में इतना ही। फ्यूचर में हम और डिफरेंट प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी करेंगे जिस पे आपको और डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो C# के हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हम और C# में क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। फ्यूचर में हम कुछ
डिज़ाइन पैटर्न्स को भी फॉलो करेंगे, जैसे रेपोजिटरी पैटर्न होता है, CQRS पैटर्न होता है और सो ऑन। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का हम यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आई विल हेल्प यू आउट।